आज सुनिए देश की यशस्वी कहानीकार, लेखक और साहित्यकार नासिरा शर्मा की लिखी हुई कहानी जालीदार टोपी। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस साल बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी थी जब बड़ी भाभी को पहलौठी का बेटा हुआ था। गांव में हर तरफ सूखा और उजाड़ सा खेत खलिहान। अगर ससुर जी की पेंशन ना होती तो घर में सब भूखे मर जाते। जो अनाज बचा था वो छठी चाले में चुप गया था। भाभी का दूध भी सूख गया था। बरखा नहीं, बरखा की तरह मुसीबतें घर घर बरस रही थीं। तब मैंने करोशिया की बुनाई बी अम्मा से सीखी थी। छोटी छोटी बच्चों की बनियाइन उनके साथ बुनती और उनका बेटा पास के कस्बे में ले जाकर बेच आता था। तुम्हारी दादी और बी अम्मा में बहनापा था। आज की तरह इससे आगे मजली भाभी का गला रुंध गया था। उनके चेहरे की झुर्रियाँ गहरी हो गई थीं और थकी आंखों से पानी सा झर आया था। कमरे की घुटन बढ़ गई थी। सभी के मुंह लटके हुए थे। रसोई से बर्तन रखने और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चे बिना खाए पिए सो चुके थे। दोपहर का खाना भी किसी के कंठ से उतरा नहीं था। सभी परेशान थे। मंजली भाभी के हाथ के हुनर ने ही उनके घर की माली हालत को खुशहाली में बदला था। मगर आज वही हुनर उनके बेटे लक्ष्मण उर्फ लल्लन की जान का प्यासा हो उठा था। पप्पू की जान तो बच गई, मगर लल्लन के हाथ पैर की हड्डियां टूट चुकी थीं और सर की चोट की वजह से वो अस्पताल में भर्ती था। मंजली भाभी ने लंबी सांस लेकर थैले में भरी सफ़ेद क्रोशिया की बनी हुई जालीदार लेस और बनियाइनें रखीं, जिन्हें ले जाकर लल्लन के बापू को चौक की दुकान पर पहुंचाना था। छोटी देवरानी के बच्चे उन्हें चाची जी ना कहकर मंजली भाभी कहते थे, क्योंकि सबकी सुना सुनी सारे बच्चे बड़ी भाभी मंजली भाभी कहने लगे थे। गांव से शहर का रिश्ता नौकरी के चलते बन गया था। परिवार बढ़ गया था, मगर खेत ने अपने हाथ पैर नहीं फैलाए थे। बड़े चाचा के दोनों छोटे बेटे जो अब जवान हो चुके थे, उन्होंने जैसे तैसे 10वीं जमात पास कर ली थी। जिनको शहरों में अच्छी नौकरी मिल गई, जिसके चलते धीरे धीरे वे शहरी बन चुके थे। कभी कभार गांव का चक्कर लगा लेते और घर की मरम्मत इत्यादि करवा के लौट जाते थे। जाते हुए थोड़ा बहुत सामान खाने पीने का उनके साथ कर दिया जाता था, जिसमें खटाई, चिवड़ा, भूंजा वगैरह होता और कभी कभी मौसम की हरी सब्जियां भी होती थीं। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने खेत में कुछ बोया नहीं था। खड़ी फसल नील गाय का झुंड चर गया था। तब से मन ऐसा खट्टा हुआ कि वो कुछ और करने की सोचने लगे। बी अम्मा के पोते जो उनके हम उम्र थे, उनके खेत में सब्जी होती जो पास के शहर में जाकर बेच आते थे। बी अम्मा के मरने के बाद जो बहुएं आई थीं, उन्हें कढ़ाई बुनाई और सिलाई में जरा भी दिलचस्पी न थी। सास जब हुनर सीखने को कहती तो वो टाल जाती। घर में ढेरों काम, बड़ा परिवार, जहाँ दम मारने की फुर्सत ना थी जो वो चैन से बैठ हाथ का हुनर दिखाती। दोनों घरों में आना जाना पहले जैसा था। उन दोनों परवेज़ उर्फ पप्पू और बशीर उर्फ बबलू के कहने से लल्लन और छबील उर्फ छुट्टन ने अपने खेत में अनाज की जगह तरह तरह की सब्जियां बोना शुरू कर दी थी। उससे फ़ायदा ही हुआ। रोज़ का नगद पैसा और घर में सब्जी का पकना, जिससे एक तरह की खुशहाली घर में आ गई थी और रोज़ की मारामारी खत्म हो गई थी। उन्होंने तय किया था लल्लन पप्पू को लेकर जाएगा और छबील बशीर को कुछ समय साथ ले जाकर सब्जी मंडी का उतार चढ़ाव सिखा देगा। कब तक हम बस्ती की तरफ ही चक्कर लगाएंगे, थोड़ा आगे बढ़कर शहर की तरफ चलते हैं, लल्लन ने एक दिन कहा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम 4 हैं, 2-2 कर बढ़ जाते हैं। इस बातचीत के बाद लल्लन और पप्पू शहर की तरफ रेहड़ी लेकर जाने लगे और छुट्टन और बबलू कस्बे की तरफ, जिससे आमदनी बढ़ी और ऊपर से करोशिया का काम भी शहर पहुंचने लगा। शौक शौक में पहले तो औरतों ने खूब खरीदारी की, फिर धंधा मंदा पड़ गया। 2 ही गलियां थीं जिसमें वो चक्कर लगाते थे। ताज़ा सब्जियों की वहाँ बड़ी पूछ थी। शहर में सीधे गांव से उखाड़ी सब्जी की पहुँच हर जगह नहीं थी। घोड़ा गाड़ी अलबत्ता कहीं नज़र आ जाती थी, वरना कॉलोनी का मार्केट तो था ही, जहाँ एक दुकान फल सब्जी की नज़र आ जाती थी, वरना सट्टी जाओ अगर इकट्ठा खरीदारी करनी हो।
जिस मोहल्ले में ये दोनों जाते थे वहाँ चौड़ी सड़क की तरफ एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसके मौलाना ने एक दिन उनसे कहा, क्या तुम लोग नमाज की टोपियाँ भी ला सकते हो? मुल्ला जी, बनती तो हैं मगर बहुत कम, गांव में पहनने वाले ही कितने हैं। हर महीने हम दर्जन भर खरीद सकते हैं, मौलाना ने कहा। देखते हैं साहब जी। मौलाना ने रोज़ की तरह पाव भर आलू और हरी धनिया खरीदी और घर के अंदर चले गए। जाने से पहले उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। चेहरे के भाव बदले, आंखों में कुछ उभरा जिसे दोनों पढ़ नहीं पाए। दोनों की रेहड़ियों में अलग अलग सामान सजा रहता, एक में लहसुन, प्याज, अदरक तो दूसरे में मौसम की बहार नज़र आती, जहाँ तरह तरह के रंग व शेड की सब्जियाँ सजी होती थीं। दोनों कभी कमीज़ और लुंगी में होते तो कभी धोती कुर्ते में। अभी उनका पहनावा बदला नहीं था। लाल अंगोछा कंधे पर होता और वही अंगोछा गर्मी के दिनों में धूप के बढ़ने से सर पर लपेट लिया जाता था। दोनों ने मूछें रख रखी थीं और बाल भी तेल लगाकर बड़े सलीके से काटते थे। देखने में दोनों सजीले नौजवान थे। बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। एक ने दुकान खोल रखी थी, वो भी ससुराल के गांव में। दूसरे ने शहर जाने वाली रोड पर पंक्चर की दुकान खोल रखी थी। बहनें अपने अपने घरों में थीं। दोनों परिवार में इस तरह के संबंध थे कि दोनों छोटे लड़कों के लिए जो रिश्ते आते तो लड़की वाले चकरा जाते कि कौन किस घर में रहता है और कौन किसका क्या लगता है। शहर और गांव में हर तरफ माहौल बदल रहा था। कुछ को महसूस होता और कुछ अपने धंधे पानी में लगे रहते। उन पर महंगाई और कमाई का इतना बोझ था कि दिन मेहनत करने में ही गुजर जाता था, तो भी चादर छोटी पड़ जाती थी। मंजली भाभी अभी अभी पूजा करके उठी थी कि लल्लन ने मुल्ला जी की इच्छा उन्हें बताई। दादी पोते की बात सुनती रही मगर कुछ बोली नहीं। घर में उनके चलते करोशिया के फंदे उठाना तो सब सीख ही चुके थे। लल्लन की माँ तो पेटीकोट और जम्फरों की लेस बुनती ही थी, वही ये काम कर सकती है। वैसे टोपी बुनना मुश्किल तो नहीं होगा मगर हाथ तो साफ करना पड़ेगा। वही हुआ। टोपी ने गोलाई तो ले ली मगर ऊपर जाकर चोंच सी निकल आई। उसे उधेड़ना पड़ा और इस बार थोड़ी ठीक सी निकली, जो कंटोप जैसी नहीं लग रही थी। बहू रानी ने उसमें 6 नोक वाला सितारा तो बुना था, साथ ही हरे रंग की पतली सी गोट भी बुन दी, जिससे टोपी में जान सी पड़ गई। उसे देखकर झट लल्लन ने उसे पहन लिया और हंसते हुए अपना चेहरा दीवार में लगे आईने में देखने लगा। कैसा लग रहा हूँ? तेरे ऊपर टोपी तो बड़ी सुंदर लग रही है, माँ ने बेटे के चेहरे पर नज़र डालते हुए हंसकर कहा। देखूँ तो जरा, मंजली भाभी ने आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहा और पोते का मुंह देखकर खुश हो गई। उन्हें जाने कैसे बी अम्मा के दोनों बेटों शमशेर भाई और शकूर भाई की शक्लें नज़रों के सामने घूम गईं। इस घर की ये तीसरी पीढ़ी थी। लोगों से भरा घर धीरे धीरे खाली होने लगा। कुछ ऊपर चले गए, कुछ दूसरे शहरों में जा बसे, परंतु यादें हैं कि दिमाग में हरदम कोई ना कोई दृश्य उभारती रहती हैं। मौलवी साहब को टोपी पसंद आ गई, पैसे भी तय हो गए और ये भी कहा गया कि इन टोपियों की बिक्री वो दूसरी जगहों पर कराने की कोशिश करेंगे। आलू का थैला उठाकर जब मुल्ला जी जाने को मुड़े तो उन्होंने हसरत भरी नज़रों से हरी सब्जियों की तरफ देखा, फिर लंबी सांस भरकर अंदर जाने लगे तो उसने 2 लंबे बैंगन और 1 टमाटर उनकी तरफ बढ़ा दिया। मुल्ला जी को झिझके फिर सर झुकाकर वो घर में दाखिल हो गए। पप्पू और लल्लन ने रेहड़ी आगे बढ़ाई और हाँक लगाई। सब्जी की बहार है, लाल लाल टमाटर, हरी हरी लौकी। दूसरी आवाज़ उभरी, लहसुन, प्याज, अदरक। इस आवाज़ के साथ इस औसत दर्जे के मोहल्ले के घरों के किवाड़ खुलने लगे। औरतों के नाइट गाउन और शलवार जम्फर पहने बदन फुर्ती से निकल रेहड़ी की तरफ बढ़ने लगे। मोल भाव की तकरारें और कर्ज में ली गई सब्जियों के हिसाब की आवाज़ें टकराने लगीं। माँओं के पीछे बच्चे भी बाहर निकल आए थे। सूनी गली में रौनक सी फैल गई। अरे वाह लल्लन, आज तो तुम अलग से लग रहे हो, टोपी तो बड़ी सुंदर है। अधेड़ उम्र की औरतों ने दोनों की बदली हुलिया को देखकर कहा। आज क्या टोपी भी लाए हो? जवान लड़की ने पूछा। लाए तो थे मगर सब बिक गईं। तू क्या करेगी? पंखे में लेटो तो बाल चेहरे पर सरसराते हैं। हेयर बैंड लगाती क्यों नहीं? बाल खराब हो जाते हैं और छोटे बाल रुकते नहीं। ओहो, कल ला सको तो ले आना। जी।
जब दोनों गली के चक्कर लगाकर सड़क पर आए तो उनकी रेहड़ी हल्की हो चुकी थी। रास्ते में एक दो खरीदार और मिले तो बची हुई भी बिक गई। दोनों ने रुककर सड़क किनारे चाय की दुकान पर चैन से बैठकर चाय पी और पापे खाए। धूप फैल गई थी। लौटने में सूरज सर पर चढ़ आया। इनके पीछे घर की औरतें खेत देख लेती थीं। खाने के बाद फिर चारों मर्द खेतों की तरफ जाते थे और शाम ढले वापस आकर नहाते और फिर गांव के चक्कर लगाने चले जाते थे। कहीं टीवी पर फिल्म चल रही होती तो वहां बैठ जाते या फिर काका की तरफ निकल जाते, जहां वर्तमान में जो घट रहा है उस पर टीका टिप्पणी सुनते या फिर कोई बुजुर्ग अपनी जवानी के दिनों का किस्सा सुनाते जिसमें खट्टी मीठी यादों का बयान होता। शहर के विकास और सुविधाओं का सुख अभी यहाँ नहीं पहुँचा था, इसलिए आपसी संबंध मीठे और हमदर्दी भरे थे। इसी तरह कई वर्ष गुजर गए। रोज़ की तरह सूरज निकलने से पहले पप्पू और लल्लन अपनी रेढ़ियाँ ढकेलते हुए तीव्र गति से खाली रास्ते पर चल पड़े और सड़क पर पहुंचकर दोनों रेढ़ियाँ फिसलती हुई उन्हें ही अपने साथ ले जा रही थीं। रोज़ की तरह चूड़ी वाले, रेडीमेड कपड़े वाले, फल और चीनी मिट्टी के बर्तन वाले अपने अपने ठिकाने से निकलकर शहर के रास्ते पर तेज़ी से खिंचते चले जा रहे थे। अपनी ग्राहक गली में पहुंचकर लल्लन और पप्पू के चेहरे चमक उठे थे। उन्होंने खुशी भरी आवाज़ से हाँक लगाई, सब्जी वाला आ गया ताज़ा ताज़ा सब्जी लेकर। अभी वो अपनी सब्जी का नाम लेकर उनके गुणगान गाते, उससे पहले 4-5 खट्टे खट्टे पहलवान बदन वालों ने उन पर हमला बोल दिया। पहले उनकी रेहड़ी उल्टी, जिससे सजी रंग बिरंगी सब्जियां बिखर गईं। आलू टमाटर लुढ़क कर नाली की तरफ भागने लगे। उनके हाथ में पकड़ा तराजू छीन कर फेंका, फिर दोनों के चेहरों पर चाटों की बारिश कर दी। सब्जी खरीदने वाले हक्का बक्का से खड़े रह गए, कुछ डर कर घर की तरफ भागे। जालीदार टोपी उतार साले, यहाँ टोपी बेचने आता है सब्जी के बहाने मुसल्ले। इतना कहकर माथे पर तिलक लगाए आदमी ने लल्लन की टोपी खींची तो उसने घबरा कर कहा, मैं हिंदू हूँ। झूठ बोल रहा है, पूरा हुलिया कटवे जैसा है, उतार लूँगी, अभी तेरा झूठ खुल जाता है। लल्लन ने चारों तरफ दूर खड़ी औरतों को देखा, फिर घिघिया कर कहा, नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहकर वो हाथ जोड़ने लगा, मगर एक ने बढ़कर उसकी लुंगी घसीटी तो पप्पू की जान सूख गई। औरतों ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, नहीं ऐसा मत करो। रुआंसा हो लल्लन तेजी से उकड़ू बैठ गया, जिसके बाद उसको पैरों की ठोकरों से जी भर लतियाया गया और गालियों की बौछार की गई। ये देख पप्पू थर थर काँपने लगा। उसका हुलिया अलग सा था, सर पर अंगोछा था और धोती कुर्ता पहने था। यही दोनों कपड़े थे जो वो बदल बदल कर गाँव वाले पहनते थे। ट्रैक सूट या पायजामा बहुत कम इस्तेमाल होता था। ये गांव बहुत सी चीज़ों से अभी बचा हुआ था। इसका भी हालचाल लो। बोल क्या नाम है तेरा, कब से इस गली में फेरी लगाता है? पप्पू, मैं तो 2-3 साल से इधर आता हूँ। नज़रें नीचे किए हाथों की मुट्ठी बांधे वो धड़कते दिल से बोला, इस बार तुझे छोड़ देता हूँ, मगर अब जो किसी टोपी वाले के साथ दिखा तो तेरा भुर्ता बना दूंगा, समझे? तुम सब सुन लो, अब से ना कोई मियाँ फेरी वाला इधर आएगा, ना तुम लोग उससे सामान खरीदोगे। कोई कुछ बोला नहीं और खाली हाथ लौट गया। रसोई घर से छौंक की ना सुगंध उड़ी, ना करछुल चलने की आवाज़। सब चिंतित थे कि आगे क्या होने वाला है। टीवी तो सबके घर हो या ना हो, मगर मोबाइल तो सबके हाथों में आ गया था। बदलते हालात भले ही समझ में ना आए, मगर खबर तो सबको थी कि क्या चल रहा है। प्लम्बर, पुताई वाले, मिस्त्री, बिजली वाले, दुकानों पर काम करने वालों को ये मोहल्ला कच्चे पक्के मकानों वाला था जो गांव से कमाने शहर में आ बसा था। कुछ का हिसाब सब्जी वाले के साथ महीने महीने चलता था, कुछ के पैसे उन पर बाकी रह गए थे। उनको ये चिंता भी खाई जा रही थी कि सब्जी की जो दुकानें आगे सड़क पर थीं वो बहुत दूर भी थीं और महंगी भी थीं। उनके मर्द सौदा लाते हैं या नहीं उनका क्या पता। इस कारण से भी औरतें झुंझलाई हुई थीं कि अब वो बच्चों और पतियों के टिफ़िन में रोटी के साथ रखें क्या, अचार या प्याज। सड़क पर बिखरी सब्जियों को भूखी गायों ने खा लिया था, कुछ गंदे पानी में लुढ़क गई थीं और कुछ आलू प्याज को बच्चों ने चुन लिया था। जब से बस्ती कहें या मोहल्ला बसा था तब से ये पहली हिंसक घटना थी, वरना सब मिलजुल कर रहते थे। गिरे समय में एक दूसरे के काम आते थे। गंदे नाले के पास ये चंद घर थे जो झोपड़ी नुमा प्लास्टिक शीट से व टूटे ईंटों से बने कुलबे में रहते थे।
तब से अब तक एक लंबा संघर्ष का समय पेट पालने के चलते उन्होंने देखा था। उन सब ने डर या बेबसी से घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। आज का दिन जिंदगी से भरपूर नहीं हुआ था, जो आपस में हंसी मजाक में कट जाता था। आज कुछ ऐसा घटा था जो नया भी न था और बहुत पुराना भी न था। दंगा फसाद देखते सुनते बचपन कटा और अब जवानी में एक दूसरा रंग देखने को मिल रहा है। ऑटो चालक, मोची और वाहनों की आपसी टकराहटों से आपस में तू मैं भी हुई थी। हाथापाई में सिर्फ टव्वल के बाद पुलिस थाना भी हुआ था, मगर ये नज़ारा गली में कभी नहीं हुआ था, जो यूं हरी भरी सब्जियों से भरी रेहड़ी यूं आंखों के सामने उलटकर बहुतों को चटनी रोटी खाने पर मजबूर कर दिया था। शाम को भी दाल भात या दाल रोटी ही पकाने वाली थी और कल का पता नहीं था कि फेरी वाले आएंगे या नहीं। रोज़ दोपहर की तरह औरतें घर से निकलकर अपने घरों की सीढ़ियों व चबूतरों पर बैठी जरूर, मगर चुप चुप सी रहीं। उन्हीं से कुछ दूर पर पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियों पर ऊँघते बूढ़े भी बैठे थे, जो किसी हॉर्न की आवाज़ से चौंक पड़ते थे और इधर उधर देखते, फिर मक्खी उड़ाते हुए अलसाए कुत्तों को देखते जो उन्हीं की तरह उपेक्षित जीवन जी रहे थे। क्लास 4 के चंद घर बड़े मकानों के पास थे। ये नए मकान भी कुछ वर्षों पहले ही बने थे। इससे पहले यहाँ कूड़े का बहुत बड़ा घूरा और गंदा नाला था। समाज से भी अचानक प्रकट हुए। पहले सफाई करवा कर लोगों की वाहवाही लूटी, फिर मच्छर मक्खी से बचाने के लिए गंदा नाला पाट दिया गया, जिसमें से कूड़े को ढकेलता पानी धीरे धीरे बहता रहता था। पानी कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, किसी ने मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, परंतु राहत की सांस अवश्य ली। मिट्टी कुटवाकर उस पर जहाँ तहाँ ईंट और मोरंग डलवा दी और पास ही नहर खुदने लगी और चंद माह गुजरे ही थे कि दीवारें उठने लगीं। प्लॉट किसका था, किसने खरीदा था, ज़मीन का मालिक कौन था, किसी को पता नहीं था। सब रोज़ के कमाने खाने वाले थे। अपनी चादर की खींचतान कर पैर फैलाने में ही उनकी सारी ऊर्जा लग जाती थी। भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कब्ज़ा, रोज़ बदलती राजनीति को समझते जरूर थे, मगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जागरूकता उनमें नहीं थी। उसका कारण भी था कि इन्हीं घरों में उनको काम भी मिलता था। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर करना उनके बस की बात नहीं थी। वो खुद भी तो झुग्गी डालकर यहाँ रहने आए थे। यही मजबूर जनता जो जाग कर भी नहीं जागती और चाह कर भी अपने वर्ग के समर्थन में खड़ी नहीं होती है। उधर गली में पप्पू ने उल्टी रेहड़ी सीधी की, फिर इधर उधर देखा, जो उसकी मदद लल्लन को उठाने में कर देता, जो ज़मीन पर पड़ा करहा रहा था। उसके मुंह और नाक से खून बहकर जमने लगा था। माथा भी फूटा था और लाठी की चोट से घुटने भी उसे खुद से खड़ा होने में दिक्कत दे रहे थे। खाली रेहड़ी पर वो लल्लन को लिटाना चाह रहा था। कोई और दिन होता तो वो उठा लेता, मगर लल्लन को बचाने में उसको भी चोटें लगी थी। उसकी परेशानी देख एक दो बाइक वाले बिना रुके हुए फर्र फर्र निकल गए। सामने से एक तिपहिया आ रहा था। पप्पू ने निराशा से हाथ हिलाया तो इनके पास आकर रुका। उसने कुछ पूछा नहीं, बस किसी तरह लल्लन को उठाने में मदद करके धीरे से बोला, पास में सरकारी अस्पताल है, पहले वहाँ चलते हैं। इस मोहल्ले से निकल कर कुछ सोचते हैं। डबडबाई आंखों से पप्पू ने कहा, ठीक है। इतना कह स्कूटर वाले ने अपना तिपहिया गली के किनारे पेड़ के नीचे खड़ा किया और भरी रेहड़ी को ठेलता हुआ पप्पू की रेहड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों इसी हालत में अस्पताल की तरफ गए और स्ट्रेचर से लल्लन को अंदर ले जाया गया। पप्पू के जेब में बहुत पैसे भी न थे। 100-200 रुपये जो चाय पीने के लिए पड़े होते थे। उसे परेशान देख स्कूटर वाले ने कहा, देखो भाई, बुरा ना मानना, मेरी भी कमाई का समय है, ऊपर से डर चालान का भी है, मैं स्कूटर छोड़कर आया हूँ। अरे भाई, तुम फरिश्ता निकले, जरा ठहरो तो। इतना कह पप्पू ने भरी रेहड़ी से प्याज, लहसुन, अदरक थैले में भरकर उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोला, मेरी सज़ा मेरा दोस्त भुगत रहा है, इनकार मत करना। स्कूटर वाले के चेहरे के भाव बदले और उसने सर हिलाया और मुस्कुराकर पप्पू का शाना थपकते हुए बोला, मेरा नंबर ले लो। उसके जाने के बाद समझ में नहीं आया कि इन दोनों रेहड़ियों का क्या करे। इस बीच कई बार सिक्योरिटी वाला टोक चुका था, पुलिस के डंडे का भी डर दिखा चुका था। तंग आकर उसने मंझली भाभी को फ़ोन कर सारा किस्सा बताया तो वो बोली, तुम्हारी महतारी वहीं पहुंच रही है। ऊपर वाले पर छोड़कर वो अंदर गया और लल्लन का हाल लिया।
पैर व हाथ की हड्डियां टूटी थीं, प्लास्टर चढ़ाने का इंतज़ार था। बाकी घाव पर दवा लग चुकी थी। दोनों दोस्तों ने भर आंखों एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें भर आईं। पप्पू के आंसू छलक पड़े तो लल्लन के पपड़ी पड़े होंठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। उसने गर्दन न में हिलाई तो पप्पू की रुलाई छूट पड़ी। वो तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। जो भय, अपमान, आश्चर्य और पीड़ा उसके सारे बदन को मथ रही थी, वो आंसुओं के साथ हिचकियों में बदल गई। दोनों रेडियां वैसे ही खड़ी थीं। माँ अभी पहुंची नहीं थी। वो सर पकड़कर वहीं कोने में बैठ गया। उसको अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। अपना याराना लल्लन के साथ साथ याद आ रहा था। लल्लन का नाम तो लक्ष्मण कुमार था और उसका नाम परवेज़ मोहम्मद था, मगर वो नाम सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में था, वरना स्कूल, घर, गांव में वो लल्लन व पप्पू के नाम से ही जाने जाते थे। जब उसका दिल हल्का हुआ तो वाटर कूलर से उसने एक के बाद एक कई गिलास पानी पिए और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। वो बाहर निकला। माँ पहुँचने वाली थी। वो सब कुछ संभाल लेंगी। उसके दिल को ढांढस बंधी। धूप में तेजी आ गई थी और गर्मी बढ़ गई थी। गर्म हवा के तमाचे धूल से भरे चेहरे पर पड़ रहे थे। बी अम्मा की मौत के बाद मजली भाभी को ही सब अपना बुजुर्ग मानते थे। उनके यहाँ बशीर और परवेज़, लक्ष्मण और छबील में कोई फ़र्क ना था। धर्म की जगह मेहनत मजदूरी ही उनका ईमान रहा है। गांव की मिट्टी में शहरी खुदगर्जी धीरे धीरे करके घुल रही थी, मगर अभी बहुत कुछ बचा हुआ था जिसमें ये दोनों परिवार भी शामिल थे। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि मंजली भाभी ने दुखी होकर कह दिया, इस काम को छोड़ते हैं, मेरी आंखें वैसे ही कमज़ोर हो गई हैं। बेटियों ने सीखा नहीं, एक अकेली मेरी बहू बची है। अम्मा, दिल यूँ छोटा न करो। गांव के जाने कितने काम इसी तरह सब भूलते गए। अब छबील और लक्ष्मण की बहुएं आएंगी तो उन्हें सिखाना मेरा काम होगा। मुस्कान जीजी को रुचि नहीं तो मैं बशीर और परवेज़ की बहुओं को सिखा दूंगी। कांता ने कहा, जो कभी कभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकार लेती हैं। सब मर खप गए, अब कौन बचा है। मंजली भाभी को अपनी देवरानी, जेठानी और सास याद आई। इस तरह से हफ्ता गुजर गया। लल्लन के घाव तो भर गए थे, मगर प्लास्टर अभी चढ़ा हुआ था। मन पर छाई उदासी भी धीरे धीरे छंट रही थी, लेकिन वो दोनों गलियां भूले नहीं भूल रही थीं जिसकी रौनक और चहल पहल में उसकी रेहड़ी की सारी सब्जियां लगभग बिक जाती थीं। वहाँ कभी किसी ने नहीं पूछा था कि तुम कौन जात हो। लल्लन की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें छुपाने के लिए उसने करवट बदल ली। परवेज़ आत्मग्लानि में मरा जा रहा था कि उसने लल्लन की गत को अपने सामने बनते देखा था, मगर कुछ कर नहीं पाया। शहर की तरफ रेडी नहीं गई। छुट्टन और बबलू भी इस घटना से डर से गए थे। उनकी जोड़ी भी छबील और बशीर की थी। जालीदार टोपी उन्होंने भी लगानी शुरू कर दी थी कि उसमें छेद थे जिससे हवा सर के पसीने को सोखती रहती है और ठंडा बनाए रखती है। अंगोछा गर्दन व चेहरे का पसीना पोंछने के काम तो आता ही है। जो भी हो, उन दोनों ने अपना कपड़ा, धोती और कुर्ता कर लिया था और वही सब्जी लेकर बस्ती की तरफ जाने लगे थे। पप्पू लल्लन की सेवा में लगा था। लल्लन की माँ मुस्कान को लगता था कि इस घटना की जड़ ये टोपी ही है, मगर कोई उससे सहमत नहीं था। हर कोई टोपी न केवल जालीदार बल्कि हर तरह की टोपी लगाकर फिरता है, मगर दुर्घटना का शिकार नहीं होता है। हो सकता है वह गुंडे हमसे हफ्ता लेना चाह रहे हों, लल्लन ने कहा। नहीं, बात कुछ और थी, पप्पू ने कहा, फिर सिर झुका लिया। अगर बात कुछ और थी तो हम फिर जिएंगे कैसे? लल्लन बोला। जैसे पहले जीते आए हैं, खाली वही गली थोड़ी है, पूरा शहर पड़ा है, पप्पू ने उदास मुस्कान के साथ कहा। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी जालीदार टोपी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी के पात्रों के दुख और विवशता को भी आपने महसूस किया होगा। कल फिर मिलेंगे। श्रेष्ठ हिंदी साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।